दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आपके साथ आज के शो में श्वेता। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा कार्यक्रम बहुत ही खास होता है क्योंकि हम इसमें किसी खास विषय पर आपसे बातचीत करते हैं और आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और यही हमारे इस लाइव फोन इन सजीव कार्यक्रम की एक खास बात है। दर्शकों, संपर्क सूत्र आवश्यक होते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए, तो नीचे टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। भोपाल के STD कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 2660 और इसके अलावा हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0049। इन दोनों नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम नमस्कार एमपी का हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की बात हम आपके लिए लेकर आते हैं, हम आपके लिए विचार और इतिहास भी लेकर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की तिथि से और फिर धीरे धीरे कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल का अंत होने वाला है और आपको बता देते हैं कि विक्रम संवत 2079 के पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है आज। दिन शुक्रवार है, तारीख है 30 दिसंबर 2022 और बस एक ही दिन बाकी है और हम नए साल में एंटर होने वाले हैं, यानी 2023 में। आज जिन सबका जन्मदिन है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, ये थी हमारी आज की तिथि और अब हम बढ़ेंगे इतिहास की तरफ, क्योंकि इतिहास जानना बेहद आवश्यक है। जितना कि वर्तमान हमारे लिए आवश्यक होता है, जितना कि भविष्य हमारे लिए आवश्यक होता है, उतना ही इतिहास भी आवश्यक होता है। तो आइए झांकते हैं इतिहास के झरोके से। जी, आपको बता रहे हैं 30 दिसंबर को दुनिया भर में और भारत में क्या विशेष घटनाएं घटित हुई थी। सन 1803 ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा तथा भरूच पर आज ही के दिन नियंत्रण किया था। सन 1873 अमेरिका के न्यूयॉर्क में मापतौल के लिए मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी का गठन आज ही के दिन हुआ था। सन 1938 VK जॉरिकन ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम का आज ही के दिन पेटेंट कराया था। और सन 1943 की बात करेंगे, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा आज ही के दिन फहराया था और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सन 1971 की बात आपको बता रहे हैं, जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का आज ही के दिन निधन हुआ था। और आपको बता दें दर्शकों कि विक्रम अम्बालाल साराभाई एक भारतीय वैज्ञानिक और खोजकर्ता थे जो कि भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके बारे में अभी कुछ और चर्चा भी हम करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सन 1975 में हिंदी के कवि और गज़लकार दुष्यंत कुमार का भी 30 दिसंबर के दिन भोपाल में निधन हो गया था। सन 1990 रघुवीर सहाय, हिंदी के साहित्यकार व पत्रकार रघुवीर सहाय का निधन भी आज के दिन हुआ था। और 2008 में सूर्य शेख गांगुली ने 46वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब आज ही के दिन जीता था। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का इतिहास, बेहद ही खास। और जैसे कि हम बात कर रहे थे गज़लकार दुष्यंत कुमार जी के विषय में, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि, लेखक और नाटककार रहे हैं दुष्यंत कुमार जी। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में हम इस विषय पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि वो मध्य प्रदेश में कुछ दिन उन्होंने अपनी सेवाएँ दी। और अब हम बढ़ेंगे आज के विचार की तरफ। जी, आज का विचार भी हमारा बेहद खास है। आज का विचार है, आपका सफल नहीं होना असफलता नहीं है, असफलता वह होती है जिसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करते हैं और लोक कल्याण के कार्यों में अपना थोड़ा भी योगदान नहीं देते हैं। और ये विचार दुनिया को दिया डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। यानी कि कहने का सीधा अर्थ यही है दर्शकों कि बहुत आवश्यक है कि आप जिस भी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप अपना 100% दें। अगर आप उसमें असफल भी होते हैं परंतु फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात ज़रूर रहेगी कि आपने पूरा प्रयास किया और सफलता इसके बाद ही सही लेकिन आपको ज़रूर मिलेगी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज की बात का समय हो गया है कार्यक्रम में, तो आपको बता देते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन से विषय विशेषज्ञ हैं। तो आइए आपका उनसे परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ श्री डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी हैं। आप वैज्ञानिक हैं, निस्पर, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जी। और आज हमारे साथ एक दूसरे भी खास मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं दर्शकों। आज हमारे साथ श्री संजय सिंह कौरव हैं, आप सचिव हैं मध्य प्रांत विज्ञान भारती में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय जी हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज के विषय से आपको अवगत करा दें कि आज हम बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आई है और किस प्रकार से अब हम इसके साथ विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे, इसी विषय में हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर मनीष मोहन गोरे से हम बात करेंगे कि IISF, जी हाँ, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल
2022 किस प्रकार से मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाला है, इसके विषय में वो आपको जानकारी देंगे। और मध्य प्रदेश में साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ किस प्रकार विकास किया जाएगा, इस विषय में हम संजय सिंह कौरव जी से बातचीत करेंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जाते रहेंगे कार्यक्रम के दरमियान, और आप सीधे आज हमारे विशेषज्ञों से बातचीत कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। और पहला सवाल मैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी से पूछना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे मनीष जी, IISF क्या है और इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है? जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि विज्ञान का हमारे समाज से और आम जन से जी बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, और हमारी प्रकृति, हमारा ब्रह्मांड और जो अंतरिक्ष है उसमें जो कुछ भी जिज्ञासाएं हैं, जो कुछ भी रहस्य है जी उसका जवाब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं, उससे मिलता है। तो प्रकृति के रहस्यों को अनावृत करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, और हमारे जीवन में इसकी ढेर सारी उपयोगिता है, एप्लीकेशंस हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब समाज को विज्ञान से और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता है तो वो कार्यक्रम अनोखा हो जाता है। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग जो है साइंस टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं। इवन जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो भी उनको डरावना लगता है। लेकिन विज्ञान का जो रोचकता है वो बहुत ही अनोखी है। उसको अगर उसकी रोचकता के साथ पेश किया जाए तो विज्ञान और तकनीक बहुत ही रोचक हो जाएगी। तो जब हम समाज को विज्ञान की जानकारी देते हैं समाज के विकास के लिए, तो वो एक उत्सव का रूप ले लेता है। तो ये जो IISF है वो विज्ञान, तकनीक और समाज के साथ जो उसकी संस्कृति और उसकी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, उन सबको लेकर एक समावेशी उत्सव है, जिसे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का नाम दिया गया है जी। और ये जो IISF है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका जो आरंभ है वो 2015 में IIT दिल्ली में किया गया जी। और ये एक छोटी शुरुआत थी जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इन सब के साथ विज्ञान भारती, जो भारत की एक स्वदेशी वैज्ञानिक संस्था है, उसके साथ एक आपस में एसोसिएशन करके 2015 में इसका आरंभ किया गया IIT दिल्ली में, जिसमें ढेर सारे बच्चे और कुछ इवेंट्स उसमें हुए थे, वहाँ पधारे। उसके बाद ये वार्षिक कार्यक्रम का रूप लेता गया। लोगों की रुचि थी, बच्चों का रुझान था, समाज का जो एक इसके साथ एफिलिएशन था वो जुड़ता चला गया, और ये कारवां अनवरत चलता रहा। 15 में IIT दिल्ली के बाद 2016 में NPL में हुआ, फिर मतलब दिल्ली में ही हुआ जी। दो कार्यक्रम जो आरंभिक थे 2 साल वो दिल्ली में हुए, तीसरा मद्रास में हुआ जी, चेन्नई में IIT मद्रास चेन्नई, और फिर चौथा लखनऊ, और उसके बाद कोलकाता। और 2020 का जो आयोजन था वो CSIR ने स्टैट्स ने किया था, और उस कार्यक्रम, क्योंकि कोविड महामारी चल रही थी जी, तो वो कार्यक्रम पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया, और उस ऑनलाइन फेस्टिवल में 1 लाख से ज़्यादा प्रतिभागी जी 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 पूरे देश दुनिया से जुड़े थे जी। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है IISF जिसमें भारत के साथ साथ दुनिया के भी जो देश हैं, दूसरे स्टेक होल्डर हैं, पार्टनर हैं, उनको ले करके ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किया जाता है। इसीलिए इस IISF में इंटरनेशनल शब्द जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और 44 इवेंट IISF 2020 जो CSIR ने किया था उसमें किया गया ऑनलाइन। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन कोविड के समय भी इसको कार्यक्रम आयोजित हुआ और बहुत सफलतापूर्वक हुआ जी। मतलब ये श्रृंखला कहीं पे बीच में टूटी नहीं, आपने इसे जारी रखा ऑनलाइन माध्यम से। चल रही है। फिर 21 में हुआ,
जी, अ, गोवा में। गोवा में, फिर जी। 2022 में भोपाल में होने जा रहा है। जी, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश की धरती पर IISF आयोजित होने वाला है। मनीष जी, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप बताएं कौन सी वो तारीखें हैं और किस जगह पर ये आयोजन किया जाने वाला है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के सभी लोग, भोपाल के सभी लोग, आसपास के विद्यार्थी, रिसर्चर्स और जितने भी आमजन हैं वो विज्ञान से जुड़ पाएँ और इस उत्सव का आनंद ले पाएँ, क्योंकि प्रयोगशाला से बाहर आएगा विज्ञान, जिससे विद्यार्थियों की और आमजन की रुचि बढ़ेगी। ये बेहद आवश्यक है। तो दर्शकों, आपको बताने ही वाले हैं कि कहाँ पर इसका आयोजन किया जाने वाला है और किस प्रकार से आप इससे जुड़ सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। जो भोपाल में 21 से 24 जनवरी के बीच में 4 दिनों तक इसका आयोजन होता रहेगा। जी और मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनिट जी के परिसर के अंदर 14 इवेंट इस बार आयोजित होने हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन अभी खुला हुआ है। जो भी प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, 14 इवेंट का जो इवेंट indiafest.org जी। ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके जो 14 इवेंट्स की लिस्ट है, जी उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन उनकी जिसमें रुचि हो, जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन हो, उस इवेंट में का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके लिए वो indiafest.org पे लॉगिन करके और उसका अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करें करा सकते हैं। और उस कार्यक्रम में सीधा वो वहाँ पहुँच सकते हैं। जी उसकी जो भी औपचारिकताएं हैं उस बिल्कुल। वेबसाइट पे गाइडलाइन बिल्कुल। औपचारिकताएं दी हुई हैं। जी, तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 21 से 24 जनवरी तक मनित भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है और टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर ईमेल आईडी और वेबसाइट भी दी जा रही है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें और आप सीधे लॉगिन करके यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बेहद ही खास कार्यक्रम IISF 2022। आइए संजय जी से इस विषय में कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे संजय जी बताया, मनीष जी ने भी, कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? मध्य प्रदेश के विकास की अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या भूमिका निभा रही है और आगे प्रदेश को किस तरफ लेकर जाएगी? वर्तमान का जो युग है वो विज्ञान का युग है। जी और भारत की जो परंपरा रही है, भारत का जो समाज रहा है, भारत का जो दृष्टिकोण रहा है, वो हमेशा से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है। तो किसी भी वर्तमान में हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का जो आधार हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र की तकनीकी में क्या संपन्नता है, वो राष्ट्र प्रौद्योगिकी में कितना संपन्न है, इस बात पर निर्भर करती है। तो इसी तरह प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश भी तकनीकी में कितना संपन्न है, प्रौद्योगिकी में कितना संपन्न है, इस बात पर प्रदेश की गति और दिशा, ये दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं। और उस प्रदेश का समाज, चूंकि सामाजिक जीवन वर्तमान में विज्ञान से उत्प्रेरित है, सारी गतिविधियाँ और हमारी दिनचर्या विज्ञान से प्रेरित है, हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग तकनीकी है, तो कहीं ना कहीं हमारी तकनीकी में जो संपन्नता रहेगी वो हमारे समाज को भी प्रभावित करती है, मध्य प्रदेश के समाज को भी प्रभावित करेगी। तो इसलिए मध्य प्रदेश की गति इस बात पर निर्भर करेगी कि मध्य प्रदेश की तकनीकी में संपन्नता कैसी है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि तकनीकी में कितनी संपन्नता है। और अभी पिछले कुछ समय पहले ही मतलब कि मुझे कहना चाहिए तारीख के साथ ही 26 दिसंबर 2022 को ही हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नीति का भी लोकार्पण हुआ है और विमोचन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। और उसमें भी उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी प्रदेश बन के आगे आना है और यही बात आप भी कह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि IISF के आने से भी यहाँ पर काफ़ी कुछ नई चीज़ें होंगी, लोगों के बीच में विज्ञान का लोकप्रियकरण होगा, लोग विज्ञान को समझेंगे, क्योंकि विज्ञान ऐसा विषय है जिसको प्रयोगशाला में ही इसे समझा जाता है। इस प्रकार की जो एक मिथ्या है वो अब शायद मुझे लग रहा है खत्म होगी धीरे धीरे, क्योंकि जन कल्याण के लिए है विज्ञान। और जैसा कि संजय जी ने भी बताया कि हमारी दिनचर्या में विज्ञान शामिल है, बस हमें विज्ञान से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो विज्ञान उत्सव हो रहा है IISF, इसमें बहुत सारे छात्र जुड़ेंगे, आम जन जुड़ेंगे, किसानों की भी इसमें एक अहम भूमिका है, उन्हें भी नवाचार से परिचित कराया जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाएगा। विज्ञान को हमेशा इस तरीके से क्यों लिया जाता है कि एक बहुत कठिन विषय है, और इस चीज़ को अगर हम दूर करना चाहें तो क्या स्कूली स्तर पर हमें कुछ प्रयास करना चाहिए? मैं ये सवाल आपसे भी करूंगी, लेकिन पहले मनीष जी का मैं जानना चाहूँगी कि उनका क्या दृष्टिकोण है। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने किया, और इस सवाल के पीछे जो पूरा बैकग्राउंड है कि जो सोलर एक्लिप्स होता था उससे लोग घबराते थे जी, लोग घर में कैद हो जाते थे और पूरा शहर, पूरा मोहल्ला सन्नाटे में चला जाता था। लेकिन अभी धीरे धीरे जागरूकता आई है, वैज्ञानिक जागरूकता हुई है और लोगों को विज्ञान के साथ एक जुड़ाव महसूस हुआ है। और वो सिर्फ इसलिए ऐसा हो पाया है क्योंकि टीचर्स और कुछ कम्युनिकेशन
के जो लोग हैं और इस तरह का जो एक पूरा आंदोलन और प्रयास चला है, इस मध्य प्रदेश और भोपाल और ढेर सारे मध्य प्रदेश के शहरों में 1992 और 1990 के दशक में विज्ञान जत्था भी आया था। जी। तो वो जत्था की बहुत बड़ी भूमिका थी। लोगों को पानी में जो गंदगी होती है, विषाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे हमें कॉलरा हो सकता है, जी, कई सारी जानलेवा बीमारियां तो हमें घेर सकती हैं। पानी, मिट्टी, भोजन, हमें किस तरह से हाइजीनिक तरीके से रहना चाहिए, उसका क्या साइंस है, उसकी जानकारी विज्ञान से ही होती है। और विज्ञान को विद्यार्थी भी रोचक तरीके से समझ सकता है और लोग भी उसको समझ सकते हैं। उसका एक केवल यही तरीका है कि समाज को, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं और महिलाएं भी आती हैं, आर्टिसंस आते हैं, फार्मर्स आते हैं, उन सभी को विज्ञान की जानकारी से जोड़ा जाए। और साइंस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है, लोगों को विज्ञान की जानकारी सरल और सहज तरीके से दे करके। जी, बिल्कुल तो ठीक कहा आपने जी। विज्ञानिका एक ऐसा इवेंट है जो पिछले 5 सालों से IISF का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट बना हुआ है। और IISF की जो टीम है वो विज्ञानिका को कभी भी नहीं निकालती है। जी। जैसे पहले में 4-5 इवेंट हुए थे, ऐसे इवेंट की संख्या बढ़ती गई हर साल IISF में। 2020 वाले में 44 हुए, फिर उसके बाद कम हुआ, इस बार 14 इवेंट है टोटल। अच्छा, तो मतलब IISF के अंतर्गत हम 14 इवेंट कराने वाले हैं। भोपाल में करेंगे इस बार। ये कौन कौन से कार्यक्रम हैं, इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी। इसमें जो भी IISF के बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और अट्रैक्शन और अपील क्रिएट करने वाले प्रोग्राम हैं, उनको इसमें रखा गया है, जिसमें एक विज्ञानिका, मैंने बताया, साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, उसके अलावा साइंस विलेज एक प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए होता है, और आर्टिसन टेक्नोलॉजी, आर्टिसन जो पूरे देश में शिल्पकार हैं, वो जो भी शिल्प बनाते हैं, जो भी शिल्प करते हैं, उसके पीछे क्या तकनीक है, क्या विज्ञान है, उसको शोकेस किया जाता है। और इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। और साइंस फिल्म फेस्टिवल, जिसमें फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होती है और वर्कशॉप भी किया जाता है साइंस फिल्म मेकर्स के साथ मिल करके। और न्यू एज टेक्नोलॉजी, जो आज के वर्तमान समय की प्रौद्योगिकी जिस पे हमारा समाज निर्भर है, उसको लेके न्यू एज टेक्नोलॉजी शो भी इसके अंतर्गत रखा गया है। और स्टार्टअप, जो आज भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी इसका एक हिस्सा है। तो इसके इंडिया साइंस फेस्ट .org जो वेबसाइट हम लोगों ने जिक्र किया, बिल्कुल, और लगातार हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर भी इस वेबसाइट को दिखा रहे हैं, जिससे हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम से जुड़ सके और अपने रजिस्ट्रेशन करा सके। दर्शकों, आपको एक बात बताना बेहद आवश्यक है कि 21 से 24 जनवरी तक भोपाल में मैनिट में इसका आयोजन किया जा रहा है, और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, और आप आसानी से इसमें जाकर अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप इसमें लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं। और इस विज्ञान के इस बड़े से उत्सव में आप ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें कि आखिरकार वहाँ विज्ञान को लेकर क्या कुछ हो रहा है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये विज्ञान का एक उत्सव है, हमारे बीच में विज्ञान है, लेकिन हम इसे कहीं ना कहीं पहचान नहीं पाते हैं, हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे दोनों ही विषय विशेषज्ञ इस बारे में बता रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर विज्ञान को समझने की कोशिश की गई है। और जैसा कि मनीष जी आपने कहा कि विज्ञान संचारकों की भी अहम भूमिका है, तो जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप लेखक भी हैं, आपने कई सारी किताबें लिखी हैं, आप साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन आप विज्ञान संचारक भी हैं। तो लोगों को सहज और सरल भाषा में आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से लोग विज्ञान को समझ पाएंगे और उससे डरेंगे नहीं, इसके लिए क्या किया जाए? वैज्ञानिक और जो साइंस के प्रोफेसर्स होते हैं या जो लैब में रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट कहलाते हैं, उनका जो कम्युनिटी है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक कम्युनिकेशन है, जिसमें रिसर्च पेपर के जरिए वो टेक्निकल जार्गन
प्रोटोप्लाज्म और जी, काफ़ी सारे कठिन शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जी। उसको लेकर के उसमें होता है। तो दो वैज्ञानिक आपस में वो साइंटिफिक कम्युनिकेशन समझ लेते हैं, लेकिन आम जनता जो समाज में रहती है उसको भी उनका जो रिसर्च है, उनका जो विज्ञान है, जो वो प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं या रिसर्च पेपर में जिसके बारे में लिख रहे हैं जी, उसको जानने का एक अधिकार है। और भारत का जो संविधान के अंतर्गत आर्टिकल जी 51 मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। डॉक्टर प्रदीप साहू ने हमें भोपाल से कॉल किया है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। अपना प्रश्न करें। जी, श्वेता मैडम एंड अदर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप सभी को, क्योंकि अब आज नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात हो पाएगी जी स्टूडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, इसलिए मैं एडवांस में आप सभी को, दूरदर्शन परिवार के सभी सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको और आपके परिवार को भी हमारे दूरदर्शन मध्य प्रदेश के परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैं थोड़ा सा ये जो भी सर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर मोहन जी, जी मैं ये पूछना चाहता हूँ दोस्त कि भविष्य में जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, धरती का जो तापमान बढ़ रहा है जिसकी वजह से ओजोन होल हो रहा है जी ना, तो इसकी क्या चिंता है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पर क्या प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो तो एक चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, वो बहुत तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या आप सभी लोगों के क्या प्रयास? जी, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मनीष जी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है भारत सरकार का, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जी। वो, और उसके अंतर्गत एक भारत मौसम विभाग है, आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जी तो ये लगातार इनकी नज़र रहती है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इन्होंने जिक्र किया, इसके साथ साथ साइक्लोन और बाढ़ भी जो आती है भारत जी। के अंदर, जी उस पर भी इनकी नज़र और निगरानी रहती है। और आईएमडी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रख के इनके पास बहुत ही अच्छे सुपर कंप्यूटर भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लेबोरेटरी में है। जी तो ये जो साइक्लोन और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल, जिसकी चिंता की बात प्रदीप जी ने किया, तो उसको लेके भारत लगातार सजग है और भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उस पर काम कर रहा है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक जागरूकता का पहलू है उसके जरिए भी टीवी, रेडियो प्रोग्राम और प्रिंट और इसके साथ साथ लोक कला माध्यम जी जागरूकता लाने का प्रयास वैज्ञानिक करें। जागरूकता इन विषयों को लेके हमारे साथ की एक और जाती है। कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हैं श्री नंद स्वरूप मिश्रा जी। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जानना चाहता हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी आ गई पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जी इसमें जो हमारा नवयुवक है, नौजवान है, उसको कितना बड़ा इससे लाभ मिलेगा? जी, मुझे लगता है कि संजय जी आप इस सवाल का जवाब दें। वो जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। अभी जैसे आपने विक्रम साराभाई जी का जी कथन आपने प्रारंभ में बोला था, उन्होंने कहा कि जीवन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपने लोक कल्याण का कितना काम किया। जी और अभी गोरे सर से आपने प्रश्न किया था विद्यालयों को लेकर, जी तो जब हम विद्यालयों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विज्ञान भारती के काम के नाते बहुत सारे विद्यालयों में मेरा जाना होता है। तो एक बात सामने आती है कि विद्यालयों में जब विद्यार्थियों से पूछा जाता है आपको बनना क्या है, तो उनका उत्तर रहता है डॉक्टर बनना है, या किसी का उत्तर रहता है कि इंजीनियर बनना है। और उस उत्तर के कारण में जब जाने का प्रयास किया जाता है तो डॉक्टर का समाज में क्या योगदान है वो दिखाई देता है, और इंजीनियर का समाज में क्या योगदान है वो दिखाई देता है। वैज्ञानिक का योगदान कहीं ना कहीं उस पटल पे उस उम्र में आने में अभी समय लगता है। तो जैसा विक्रम साराभाई जी का कथन आपने बोला कि विज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, या विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो आज का प्रारंभ आपने जिस कथन से किया बड़ा ही सुंदर कथन था कि लोक कल्याण ही विज्ञान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन को सहज बनाने के लिए क्या काम किया जा सकता है, उस अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन को सुलभ बनाने के लिए क्या काम किया जा सकता है, उसमें तकनीकी क्या क्या उपयोग हो सकता है, उसमें प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग हो सकता है, इस पर विचार करते हुए अगर काम खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, तो अगर युवाओं को ये डायरेक्शन दिया जाता है, दिशा दी जाती है कि इस क्षेत्र में जुड़कर हम समाज की इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जी इस क्षेत्र से जुड़कर, विज्ञान की इस विधा से जुड़कर, या इस विज्ञान के इस इनोवेशन को लेकर एक स्टार्टअप शुरू करके हम समाज में ये नया परिवर्तन ला सकते हैं, या समाज के आम आदमी के जीवन में ये परिवर्तन ला सकते हैं।
तो एक उदात्त ध्येय के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ जब काम शुरू होता है तो उसमें रोचकता भी बनी रहती है, सहजता भी बनी रहती है और सफलता भी मिलती है। जी। तो युवाओं का ध्यान इस ओर खींचने की आवश्यकता है कि ये विज्ञान का जो दिशा है या तकनीकी और प्रौद्योगिकी की दिशा है, यहाँ से समाज कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता है। बिल्कुल। इस तरह के विचार की स्थापना की आवश्यकता है। जी संजय जी, इसी श्रृंखला में मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, और विज्ञान से हमेशा एक दूरी सी रही है, लेकिन हम जानते हैं कि हम पूरी दुनिया में इस बात के लिए अंकित हैं कि विज्ञान को हमने ही सबसे पहले समझा, यानी भारत ने ही इसे सबसे पहले समझा। और अब सबसे ख़ास बात ये है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में होने के लिए ये पहला राज्य बना है और हमारे लिए गर्व की बात है। और हिंदी भाषा में होने की वजह से अब दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोग या ऐसे छात्र जो अंग्रेज़ी माध्यम को ना समझ पाते, उनके लिए काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। तो आप आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या बदलाव आप समाज में देखेंगे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने की वजह से? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 लाइनें हैं जी। वो कहते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है का सूल। अर्थात मन की बात कहने का जो सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है वो मातृभाषा हो सकती है। जी। और ये हिंदी का प्रारंभ, आपको मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिनने चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ की है, और अपेक्षा है आने वाले समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, तो बहुत सहजता इस क्षेत्र में आएगी। क्योंकि हम सब यहाँ भले ही अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी हों, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हों, लेकिन हम सपने हिंदी में ही देखते हैं। जी। हमारे सपनों की भाषा कभी अंग्रेजी नहीं रही, और जब सपनों की भाषा अंग्रेजी नहीं रही तो सपने पूरे करने की भाषा भी अंग्रेजी नहीं हो सकती। सपने पूरे करने की भाषा भी मातृभाषा होगी। तो हम जो सोचते हैं, हमारे मन में जो आता है, उसको कहने का और उसके प्रकटीकरण का सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो हमारी मातृभाषा ही हो सकती है। वो कहते हैं कि अगर हृदय से कही गई बात और हृदय तक जाती है, और हृदय से वही बात कही जा सकती है जो मातृभाषा में कही जाए। जी, तो बहुत इसलिए बहुत अच्छी मातृभाषा बात का है। ये प्रारंभ जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और अपेक्षा रहेगी कि आने वाले समय में, चूंकि मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूँ, और इंजीनियरिंग करते समय और एमटेक करते समय मातृभाषा का जो अनुपस्थिति महसूस की है, और उस अनुपस्थिति की वजह से प्रयासों में जो अतिरिक्त प्रयास करने पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरा हूँ और बहुत सारे लोग गुजरे हैं। जी। तो इसलिए अपेक्षा रहेगी कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग भी हिंदी में होगी, तो एक नया परिदृश्य मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छा विचार। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शक होंगे ज़रूर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई होगी इस बात से। और आने वाले निकट भविष्य में भी ये देखा जा रहा है कि दूसरे जितने भी फील्ड्स हैं, अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें भी हिंदी भाषा की जो है उसे बढ़ावा दिया जाएगा, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी जो है इस विषय में कुछ सोचा जाएगा। अब जैसे कि संजय जी, हम जानते हैं कि आप विज्ञान भारती से हैं, और जानना चाहेंगे कि क्या क्या उद्देश्य कार्य हैं उनके, और कौन कौन से ऐसे बिंदुओं को लेकर विज्ञान भारती आगे बढ़ रही है जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए। जी, अभी IISF का जिक्र हो रहा था, ये विज्ञान भारती का ही आयोजन है। जी। और विज्ञान भारती जैसा नाम से स्पष्ट होता है, विज्ञान और भारती, जी। अर्थात भारतीय दृष्टिकोण के साथ विज्ञान। दूसरे शब्दों में कहें कि दुनिया में विज्ञान की क्या दिशा होनी चाहिए, उसमें अगर भारतीय दृष्टिकोण का समावेश हो जाएगा तो विज्ञान हमेशा लोक कल्याणकारी होगा। अभी जितना हमने पिछले दिनों में कोविड जैसी महामारी को झेला है, और कोविड का ओरिजिन जब हमने पता करने का कोशिश किया तो वो भी विज्ञान जनित समस्या ही निकल के आई। जी। तो अगर विज्ञान का दृष्टिकोण भारत के दृष्टिकोण से होता तो भारत का दृष्टिकोण तो सर्वे भवन्तु सुखना का दृष्टिकोण है, भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण है, भारत का दृष्टिकोण किण्वन्तो विश्वमार्यम का दृष्टिकोण है। तो भारत सबके सुख की कामना करता है, भारत सबके स्वास्थ्य की कामना करता है। तो अगर दुनिया को हम ये दर्शन देंगे कि दुनिया की तकनीकी की दिशा, दुनिया की प्रौद्योगिकी की दिशा, दुनिया के विज्ञान की दिशा भारत के दृष्टिकोण से चलेगी, तो दुनिया में शांति की स्थापना होगी और दुनिया बड़ा सहज और प्रसन्नता के साथ, मस्ती के साथ अपना जीवन जिएगी। दूसरा, विज्ञान भारती, जैसा फिर से उसी शब्द पे जाऊंगा कि विज्ञान भारती, जी, दूसरे तरह से इसकी व्याख्या करेंगे तो भारतीय लोगों के लिए विज्ञान। जैसा मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि विज्ञान का उद्देश्य जो है, साइंस नॉट फॉर ओनली क्लासेस, साइंस फॉर मासेस, मतलब सामान्य व्यक्ति के जीवन कल्याण में, सामान्य व्यक्ति की सहजता में और देश की समस्याओं के निराकरण में विज्ञान की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पे विज्ञान भारती काम करती है। फिर से उसी शब्द पे जाऊंगा, विज्ञान भारती अर्थात भारतीय विज्ञान जो है, भारत का जो विज्ञान रहा है अतीत से लेकर वर्तमान तक, कहीं ना कहीं जब किसी राष्ट्र में इस विचार की स्थापना कर दी जाती है कि आपका विज्ञान से कोई वास्ता नहीं है, तो मन कमज़ोर होता है, और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं छोटा मन भारत के विद्यार्थी का कर दिया जाता है कि विज्ञान यानी भारत में कुछ नहीं रहा। तो विज्ञान भारती विद्यालयों में जाकर, महाविद्यालयों में जाकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास करती है कि भारत का जो विज्ञान रहा है, भारत का जो गौरवशाली अतीत रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से, उसकी चर्चा विद्यार्थियों के बीच में हो, तो एक गौरव का भाव, आत्मसम्मान का भाव और स्वाभिमान के भाव की स्थापना विद्यार्थियों के बीच हो। एक इस तरह का वैचारिक आंदोलन है जो स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। और दर्शकों, अब मैं आपको ये बता दूं कि चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हो गया है पर्यटन का। तो आइए आपको सैर कराते हैं अमरकंटक की। चलते हैं अमरकंटक और उसके बाद आपसे यही चर्चा करेंगे। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई, इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, जो कि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कि जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के पश्चात वो ऋषिकेश गए, वहाँ पर कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ महादेव कहलाए। तत्पश्चात वो शांति की खोज में निकले। चलते चलते ये मैकल पर्वत कहलाता है, यहाँ पर आकर उनको शांति मिली। तो शिव पीर मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुसंपद राशि, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू किया। और उसी समय ऐसी जनश्रुति है, शंकराचार्य ने लिखा कि अहो मृतम सुनम सुतम महेश के से जाते कि राधसूत वाढ़वे सुपंडित सटेन थे। शंकर की जटाओं से ऐसी जनश्रुति है कि शंकर की जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होके बहा, वो नर्मदा कहलाई।
दर्शकों, पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता और मां नर्मदा की पावन नगरी अमरकंटक के दर्शन हमने आपको कराया इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही प्यारी जगह, और आपको अगर कभी समय मिले तो आप भी दर्शन कर कर ज़रूर आएँ। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नमस्कार एमपी एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, यानी कि आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से आपको बता देते हैं हमारे टेलीफोन नंबर, जिससे आप हमारे विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर सके। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर शेयर भी किए जा रहे हैं। भोपाल के एसटीडी कोड 0755 के साथ 266049। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800233040, और इस नंबर पर कोई भी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। दोनों ही लाइन अगले आधे घंटे तक आपके लिए खुली हुई है। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, कार्यक्रम नमस्कार एमपी का हिस्सा बन सकते हैं। आइए हमारे विषय विशेषज्ञों से फिर से सवाल करते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का विकास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, और इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर मनीष मोहन गोरे नई दिल्ली से हमारे साथ हैं, और श्री संजय सिंह कौरव हमारे साथ विज्ञान भारती से हैं। तो आइए उनसे सवाल करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विज्ञान के क्षेत्र में हम बेहतर कर पा रहे हैं। संजय जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा, जैसे कि हम पर्यटन के पहले बातचीत कर रहे थे और आपने उद्देश्य कार्य विज्ञान भारती के हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें स्कूली शिक्षा की ओर, अगर हम बात करें स्कूल के बच्चों के लिए, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बेहतर बनाती हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में? और जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं लर्न विद फन, या फिर हम सुनते हैं क्रिएटिविटी लर्निंग, तो इसके विषय में आप कुछ बताएं कि इसके लिए विज्ञान भारती क्या कर रहा है? जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो एक हम सब विद्यालयों से गुजरे हैं, एक आता है कि पढ़ाई जो है वो आनंद की विषय वस्तु होनी चाहिए। जितना आनंद आएगा उतना उस विषय में उस विद्यार्थी की रुचि बढ़ती जाती है। और कई बार देखते हैं किसी विद्यालय में किसी एक विषय का शिक्षक जो है बहुत अच्छा आता है, तो फिर वो उस विद्यालय से जितने विद्यार्थी निकलते हैं वो उस विषय में बड़े पारंगत होते हैं जी। तो ये रोचकता का जो विषय है, जो विज्ञान के प्रति रोचकता जगाने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने आओ करके सीखें, इस तरह की तमाम विधियां शिक्षण के अंदर जब समावेशित की, तो विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि धीरे धीरे बढ़ रही है। अनेक प्रतियोगिताएं विज्ञान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाती हैं, उससे भी विद्यार्थियों की रुचि जो है उस क्षेत्र में बढ़ रही है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये काफ़ी कारगर भी सिद्ध होगी मुझे लगता है, क्योंकि क्रिएटिविटी लर्निंग बच्चों को कभी भी कोई बोझ नहीं देती है, और बच्चे लर्न विद फन के साथ सीखते हैं और पढ़ाई को भी उतना ही आसान बना लेते हैं। जी, मैं मनीष जी से पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम IASF के विषय में बात कर रहे हैं और आपने भी बताया कि वहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होंगी। जैसे आपने कहा साइंस विलेज होगा, एग्जीबिशंस होंगे, कई सारे कार्यक्रम जो है लाइनअप कर रखे हैं, और आमजन जब वहाँ पर अपनी भागीदारी देंगे तो बच्चे भी इस विज्ञान को समझेंगे और जिज्ञासु मन के साथ वहाँ आएंगे। उनके मन में भी कई प्रश्न होंगे, और एक सुनहरे भविष्य की ओर विज्ञान को लेकर हम भारत का भविष्य देख रहे हैं। परंतु अभी मेरा सवाल आपसे जो है वो ये है कि जैसा आपने बताया कि वैज्ञानिका भी आप वहाँ पर एक कार्यक्रम जो है प्रस्तुत होने वाला है। आखिरकार वैज्ञानिका में क्या कुछ होगा, इसको लेकर, इसका नाम ही बड़ा यूनिक है, जैसे कि आपने बताया कि कई वर्षों से इस कार्यक्रम को एज इट इज़ रखा है, तो इसके विषय में कुछ बताएं। विज्ञानिका भी एक क्रिएटिव कार्यक्रम है जो कि समाज को विज्ञान से जोड़ने के लिए एक प्रयास के तौर पे है। बेसिकली ये साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, इसका जो डेफिनेशन है, विज्ञानिका एक छोटा सा कैची वर्ड है जो मेन टाइटल है जी, और इसको साहित्य के साथ जोड़ा गया है। विज्ञान, साहित्य और उसके साथ साथ जो आनंद और रुचि है वो सब इसमें जुड़ा हुआ है। विज्ञान साहित्य उत्सव, साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। तो इसके अंतर्गत पिछले जितने भी संस्करण हुए उसमें हम लोगों ने विज्ञान को समाज से जोड़ने के लिए जो भी क्रिएटिविटी, चाहे वो राइटिंग के तौर पे हो या फिर ड्राइंग के तौर पे हो या साइंस कार्टून बच्चों को बनाने के लिए हो जी, या ब्लॉग के तौर पे भी हो सकता है, ब्लॉग राइटिंग का। तो इस विज्ञानिका के अंतर्गत जो हम लोगों ने 3 कॉम्पिटिशन्स रखे हुए हैं जो अभी ऑन गोइंग है। scienceindiafest.org पे भी इसका डिक्लेरेशन है, और इसके अनाउंसमेंट हमारे CSIR निस्पर जो विज्ञानिका का कोऑर्डिनेशन पॉइंट है जी। मैं आपको मनीष जी यहाँ रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से। जी दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। अपना प्रश्न करें। जी नमस्कार जी। मेरा जी आवाज आ रही है जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है कि जो IIT हमारे देश के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी संस्थान है, लेकिन इनमें IIT जो पास आउट होने के बाद जो विद्यार्थी अक्सर पैकेज के बाहर चले जाते हैं, तो देश में जो इतना पैसा खर्च किया उन पर वो जीरो हो जाता है।
इस बारे में क्या विचार है कि ब्रेन ड्रेन कैसे रोका जा सकता है, कि वो जो जी हमारे बिल्कुल। IIT और प्रकृति में जी योगदान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मैं चाहूँगी कि संजय जी आप इस सवाल का जवाब दें कि आईआईटी से पढ़ने के बाद बच्चे विदेश की ओर रुख कर लेते हैं, तो भारत के लिए क्या योगदान रहेगा? और इस तरीके की चीज़ें लगातार कई सालों से देखने में आ रही हैं। जी हमारे यहाँ सारे युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद रहे, और स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि आप जैसा सोचते हैं और वैसा हो जाते हैं, और आप जो सोचते हैं वो विचार जो बचपन से बनता है। जी मैं जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ उस विद्यालय में 2 लाइनें लिखी होती थी कि जीवन का निर्माण यहाँ निष्दिन चलता है, स्वर्ण यहाँ मत खोज, यहाँ पर मानव ढलता है। अर्थात बहुत है। व्यक्ति निर्माण की जो प्रथम पाठशाला है वो विद्यालय है, जी और विद्यालय में जिस विचार की स्थापना विद्यार्थी के मन में कर दी जाती है वो विचार जीवन पर्यंत उसके साथ चलता है। और विद्यालय इसमें ये ब्रेन ड्रेन भले ही उच्च शिक्षा में जाके IITs का विषय हो जाता है, लेकिन इसका जो बीजारोपण है वो कहीं ना कहीं विद्यालयों में विचार कैसा बन रहा है उस पर निर्भर करता है। जैसा पहले भी मैंने कहा कि हमारे देश के प्रति हमारी सोच कैसी है वो उस पर निर्भर करेगा। हमारा आत्म स्वाभिमान, आत्मगौरव इस भूमि के प्रति क्या है, ये हमारे लिए मातृभूमि है या भूमि मात्र है, ये विचार जब विद्यालय में दिया जाएगा। स्कूल के जो शिक्षक होंगे, चाणक्य ने कहा भी है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। तो वो चाहे तो सृजन कराएगा और वो चाहे तो विध्वंस कराएगा। तो वो इसमें आवश्यकता ये है कि विद्यालयीन जीवन से ही, स्कूल शिक्षा से ही विद्यार्थी का विचार ऐसा बनाया जाए कि आपकी जो उपयोगिता है, आप जीवन में जो भी करो, जी जीवन की सार्थकता तभी है तब आपका किया हुआ इस धरती के काम आए। इसलिए आपको जो भी करना है इस भारत भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए करना है, आपको जो भी करना है इस देश के समाज के लिए करना है, इस देश की संपन्नता के लिए, इस देश के सामर्थ्य के लिए करना है। इस विचार की स्थापना अगर विद्यालय में ही कर दी जाए तो यकीन मानिए आप वो उच्च शिक्षा में कितना भी हायर एजुकेशन में जाए, वो जहाँ भी होगा इस देश के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए काम करेगा। क्योंकि अंततोगत्वा हमारे जीवन का जब हम प्रतिबिंब देखते हैं रोज अपना मिरर में, तो हमारा प्रश्न तो वहाँ यही होना चाहिए कि इस धरती पर हमारा उपयोग क्या है, और जिस धरती पर हम पैदा हुए उस धरती के लिए हमारा उपयोग क्या है। इसमें मैं थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात जोड़ना चाहूँगा कि वर्तमान समय में भी जो भारत सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो IIT या दूसरे शैक्षिक और इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक संस्थानों से जो लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, विशेषज्ञ और विद्यार्थी, वो ब्रेन ड्रेन ना हो, और वो प्रोत्साहन उनको दिया जा रहा है कि अब देश की सीमा के भीतर देश के विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए वो काम करें। और ये बहुत से लोग अभी रुक के काम कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। तो ये भारत सरकार की ओर से काफ़ी प्रयास चल रहा है इस दिशा में, क्योंकि 1930 में जो भारत के मूल रूप से भारतीय वैज्ञानिक CV रामन को जो नोबेल पुरस्कार मिला, देखा जाए तो उसके बाद हमें मूल भारतीय वैज्ञानिक को यहाँ रहते हुए देश का कोई वैज्ञानिक जिसको नोबेल मिला हो विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसा नहीं हुआ है। हरगोविंद खुराना अमेरिका के नागरिकता थी, उनको वहाँ मिला। तो भारत सरकार की ये लगातार चिंता है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है, उत्कृष्ट संस्थान है, वहाँ से निकले हुए जो लोग हैं वो भारत में ही काम करें और भारत के समाज को प्रभावित करते हुए, विद्यार्थियों को प्रभावित करते हुए देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करें। जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अपना प्रश्न करें जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रश्न है मैडम जी साइंटिस्ट लोगों से टेक्नोलॉजी कि साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी जैसी सब आता है दिमाग में नहीं आने लगता क्या इंग्लिश में ही बात होगी? क्या मैडम साइंटिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोल सकते? तो क्या राय है? जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी संजय जी क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगी इस प्रश्न का जवाब भी आप ही दें। इस प्रश्न का जवाब हालांकि आपके पिछले प्रश्न में मैंने देने का प्रयास किया था कि मन की बात कहने का सबसे अच्छा माध्यम तो मातृभाषा ही होती है, और हमारी सरकार ने तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया भी है कि विज्ञान की बात अब हिंदी में हो। और ये परिदृश्य जो बना है, खासतौर से उत्तर भारत के लोगों को इसमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उत्तर भारत के लोग सहज हिंदी में ही होते हैं। और हमारे देश में अभी तक एक वातावरण जो लंबे समय रहा तो ये रहा कि एक जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, चूँकि विज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो विज्ञान अगर आम आदमी के लिए काम कर रहा है तो वो आम आदमी की भाषा में जितना सहज होगा वो सारी चीज़ें, वो एक भाषा का गैप तो हमारे देश में ये बना है। और चूँकि जैसा मैंने कहा कि साइंस फॉर मासेस, समाज के लिए विज्ञान होना चाहिए,
तो विज्ञान भारती ने भी इस दिशा में पिछले 1 साल में काम करने का प्रयास किया है कि हमारी शोधशालाओं का, हमारी प्रयोगशालाओं की जो दिशा है, अभी तक क्या लंबे समय ये रहा कि प्रयोगशालाओं में जो शोध हुआ उसका समाज के लिए क्या उपयोग हो सकता है, इस दिशा में हमारे देश ने काम किया। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए कि समाज की क्या आवश्यकता है उसके अनुसार प्रयोगशाला और शोधशालाओं की दिशा होनी चाहिए। समाज को क्या और लग रहा है हमारे देश में, जैसे अभी आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको टेक्नोलॉजी प्रदेश बनाना है, बिल्कुल, लेकिन मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और लगातार लंबे समय से हमें कृषि कर्मण अवार्ड भी जी जी मिला बिल्कुल है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी प्रदेश बनाना है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी का भी प्रमुख आधार जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारी कृषि संपन्नता के लिए कितना किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे देश में जो किसान जो खेत पे खड़ा है उसकी सहजता के लिए या उसकी आर्थिक आय को, उसकी आय को बढ़ाने के लिए किस तरह किया जा सकता है, खेती को किस तरह तकनीकी के उपयोग से आसान बनाया जा सकता है। जैसे पिछले समय हमारे ग्वालियर में एक ड्रोन मेला करके हुआ जी, तो उसमें बताया कि खेती के लिए ड्रोन का किस तरह उपयोग किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब साइंस कम्युनिटी का डायरेक्शन या टेक्नोलॉजी के लिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो ड्रोन, किसान तो उतना महंगा ड्रोन खरीद नहीं सकता। उन्होंने बताया कि कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वो अब ड्रोन को सस्ता कैसे किया जा सकता है, इसके लिए अब विज्ञान समुदाय को विचार करना चाहिए कि उस पर कितना जल्दी, क्योंकि जब काम ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है कॉस्ट कटिंग धीरे धीरे होती जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, विज्ञान ठीक जो बात है कही समाज आपने। के अनुरूप चलना चाहिए, ये जी। विज्ञान भारती का और मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। जी मनीष जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाषा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषा एक चुनौती भी है, एक सुविधा भी है। और एक शायर हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है इस संदर्भ में कि अपना कहा आप समझे तो क्या समझे, मज़ा तब है जब आप कहें और दूसरा समझे। जी तो बिल्कुल। विज्ञान की बातें, तकनीक की बातें ज़्यादातर अंग्रेजी में की जाती हैं पूरे जी। ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो ग्लोबल सिनेरियो है वो अंग्रेजी का है, साइंटिफिक लिटरेचर का। तो भारत में 12% एक छोटी सी आबादी जो अंग्रेजी बोलती, समझती और जानती है। जी उसके अलावा हिंदी मेजर 70% करीब हिंदी बोली, समझी और पढ़ी जाती है। जी और दूसरी भारतीय भाषाएं हैं। हमारे जो संविधान की अनुसूची है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज 22 हैं, जिसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, नेपाली, सिंधी, मैथिली सब आते हैं। हिंदी भी उसमें से एक भाषा है, कश्मीरी है, उर्दू है। तो इन भाषाओं का भी उतना ही समान महत्व है जितना हिंदी का है। और हिंदी चूँकि ज़्यादा बोली जाती है, तो हिंदी में हमारे देश के जब प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पे बोलने में कोई हर्ज नहीं करते, तो हमें वैज्ञानिकों को भी नहीं करना चाहिए जो अंग्रेजी में अपना वो शोध पत्र लिखते रहें, लेकिन अगर उनको हिंदी आती है फिर भी नहीं बोलते हैं, तो ये कष्ट का विषय है। जी, और जो हमारे कॉलर थे जगदीश जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और ऐसे ही प्रश्नों की आवश्यकता हमें होती है अपने आप को जगाने के लिए, कि उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से पूछा कि क्या साइंटिस्ट सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं? बताइए, अगर वो हिंदी बोल सकते हैं और विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का अपनी एक मंशा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी में बातचीत करके वो विज्ञान को जन कल्याण के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। विज्ञान की बातों को समाज तक पहुंचाना है। अंग्रेजी में अगर उस बात को रखा जाए तो लोग शायद नहीं समझेंगे, क्योंकि अंग्रेजी समझने वाले लोगों की आबादी कम है, हिंदी में समझने वाले अधिक हैं। तो हमें हिंदी में अगर उसी बात को कहें और सरल तरीके से कहें, जो विज्ञान संचार जिसकी बात हम लोगों ने की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। और समाज को, आम जन को जागरूक करने के लिए विज्ञान और तकनीक जैसे जो कठिन विषय माने जाते हैं, गूढ़ विषय माने जाते हैं, इनको सहजता इसमें लाने के लिए, सरलता लाने के लिए, और इसका जो प्रवाह है वो समाज में हो, आम जन में हो, उसके लिए हमें हिंदी और भारतीय भाषाओं का सहारा लेना पड़ेगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गई हैं टेलीफोन लाइन पर। जी, वैष्णवी जी ने हमें कॉल किया है खंडवा मध्य प्रदेश से। वैष्णवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। अपना प्रश्न करें, क्या प्रश्न करना चाहती हैं आप? जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप शुरू करना हो तो जी, किस फील्ड से जुड़ा हुआ शुरू करना चाहिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टेक्नोलॉजी से अगर हमें कोई स्टार्टअप शुरू करना हो तो हम कैसे करेंगे? जी जी, मनीष जी, अगर आप कोई जवाब देना चाहें तो। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये इसके अंतर्गत आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उसमें कई स्टार्टअप को लेके और टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी
इन क्षेत्रों में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपका क्षेत्र है जिसमें आप कुछ काम करना चाहते हैं, इन दोनों विभागों से आप संपर्क कर सकते हैं। उसका जो वेबसाइट है dst.gov.in और dbt.gov.in। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जी, तो मैं उम्मीद मैं करती हूँ कि यहाँ- वैष्णवी जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों, IISF विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मंत्रालय एवं भारत सरकार के विभागों तथा विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि 21 से 24 जनवरी तक भोपाल के मनित में आयोजित होने वाला है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर इस कार्यक्रम को देखें, इस कार्यक्रम से जुड़े और विज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें और उसे समझने की कोशिश करें। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों जी, से? मैं पिछले प्रश्न में कुछ जोड़ना चाह रहा था कि जैसा प्रश्न था कि किस क्षेत्र में काम करें, तो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि हम लोग सब धार्मिक लोग हैं और आस्तिक लोग हैं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसका हेतु अच्छा हो, उद्देश्य पवित्र हो, उस दिशा में अगर काम करेंगे। चूंकि स्टार्टअप का जो क्षेत्र है, अभी पिछले दिनों एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में रहना हुआ, तो विद्यार्थियों का प्रश्न था कि चुनौती भरा क्षेत्र है, तो चुनौतियां कम हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे उद्देश्य को लेकर काम करें। तो एक बहुत अच्छा क्षेत्र जो स्टार्टअप्स के लिए हो सकता है वो रूरल और एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र हो सकता है, तो इस दिशा में भी काम किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपके साथ कुछ और देर रुक सकें। मैं अपने विषय विशेषज्ञों का धन्यवाद करना चाहूँगी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोपहर 12 से 1 आप लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार MP देख सकते हैं। और अब मेरी मुलाकात आपसे होगी 2023 में। और आज जैसे कि मैंने बताया कि हमने बहुत ही अच्छे विषय पर बात करी और विज्ञान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जाते जाते इन पंक्तियों से मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगी और इस साल को भी अलविदा कहना चाहूँगी, और इन शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला साल हम सबके लिए बहुत अच्छा हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री दुष्यंत कुमार जी की एक कविता से मैं इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूँगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त ये लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि विज्ञान को भी अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं और ये ललक और ये अलग जलती रहनी चाहिए कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर हमारे मध्य प्रदेश को एक तकनीकी प्रदेश बनाना है। इसी बात के साथ मुझे श्वेता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।